चाहिए, उसमें एनडीए के कैंडिडेट, एनडीए के उम्मीदवार उस अंक तक पहुंचते दिख, लेकिन महागठबंधन के लोग अभी भी उस अंक को पहुंचने के लिए उनको मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब वो मशक्कत का, क्योंकि वोट जो है वो गिने जा चुके, गिनती की जा चुकी वोटों की, और 10-15% जो वोटों की गिनती बाकी रह गई है, मार्जिन जो है एनडीए उम्मीदवारों का 800, 1000, 700 ऐसे है, तो बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं होता दिखेगा। हमारे साथ इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक जो विश्लेषक हैं, चुनाव विश्लेषक हैं अमित सिंह जी, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी। मैं सीधे प्रशांत झा जी से, अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर से जानना चाहूँगा, ये जो रुझान या परिणाम है वो क्या संकेत देता है? किस तरह से मतदाताओं ने, इस बार बिहार के मतदाताओं ने किस तरह का जनादेश दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात इस पर क्या है कि अभी का जो लेटेस्ट आपको ट्रेंड हम बता दें कि अभी एनडीए गठबंधन जो है वो लगभग 108 सीटें जीत चुकी है और अभी 16 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं महागठबंधन जो है वो अभी 92 सीटें जीत चुकी हैं और 19 सीटों पर उसकी बढ़त है। और इसी तरह से हम देखेंगे तो जो AIMIM है उसके जो है तो 5 जो है वो कैंडिडेट जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एनडीए तो बढ़त है, लेकिन देखिए मधुर जी, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको फिर से याद करना पड़ेगा कि जिस तरह से हम लोगों ने अपने सर्वे में बताया था, सीट बाय सीट बताया था, कि पहले चरण में जिस तरह से एनडीए गठबंधन 11 सीट कम आई थी, उसमें कम उसकी बढ़त थी, उसको उसने सेकंड चरण में आगे बढ़ा, अपने सीट को आगे बढ़ाया एनडीए ने। और आपको भी अमित जी मैं बताना चाहूंगा कि सेकंड फेज से एनडीए ने अपनी बढ़त बनानी शुरू की थी। थर्ड फेज आते आते, जिसमें कि 78 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें वोटरों के बीच में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अटैकिंग एक रूप आया था सामने में, और ऑफेंसिव थे वो डिफेंसिव नहीं थे। पहले चरण में सारे नेता एनडीए के डिफेंसिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद से वो ऑफेंसिव होना शुरू हुए। तो इसके बाद वोटरों के मन में ये बात खुलकर सामने आ गया, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उसको क्लैरिफाई भी किया था, कई मंचों पर उन्होंने कहा भी कि जो वो 19 लाख रोजगार की बात करते हैं, 10 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आपको देना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये बुनियादी चीजें हैं और धरातल की बातें हैं, तो वोटों का जो मन विचार था वो चेंज होना था। और मधुर जी, आप देखेंगे कि उसके बाद भी जो पहले चरण के आप जो सीटों का आपने देखा है, उसके बाद से अब की जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ कर दिया कि वोटर एनडीए के पक्ष में भी थे, महागठबंधन के पक्ष में भी थे, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने क्लियर कर हमने बताया था कि वीआईपी टीम का जो पूरी मेहनत सीट बाय सीट की, अगर इस चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे, जो एग्जिट पोल में हमने बताया था कि वीआईपी टीम का जो पूरी मेहनत थी, उसमें साफ कर दिया था अमित जी हम लोगों ने कि हम एनडीए की जो बढ़त है वो 125 से 126 सीटों तक जाएगी, यानी 120 से 130 सीट के बीच में ही एनडीए को सिमट के रह जाना है। इसी तरह हमने जो वीआईपी की टीम ने जो एग्जिट पोल किया था उसमें उसने साफ कर दिया था कि आरजेडी का जो बढ़त है, मतलब आरजेडी प्लस का जो बढ़त है, वो 105 से 115 के बीच में ही सिमट जाएगा और बाकी अन्य के खाते में वही 10-11 सीटें रहेंगी। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने में, उस रिजल्ट को आप गौर से देखिए। आप देखेंगे कि अब तक बीजेपी ने 106 सीटें जीत ली हैं और बीजेपी जिन सीटों पर आगे है वो वही सीटें हैं जिसकी चर्चा हमने की थी। आरजेडी भी उन्हीं सीटों पर आगे है जिसकी चर्चा हमने की थी। हाँ, हमने ये भी कहा, जरूर बताया था
कि कहां कहां कौन हार सकता है और किसकी बढ़त हो सकती है, कहां कीन कंटेस्ट है, कहां स्ट्रॉन्ग फाइट है एक दूसरे के बीच में, वो सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर दी थी। और आपको मैं बता दूं कि रात के 10 बजे तक जब पूरी तरह से रिजल्ट सामने आ जाएगा तो आप देखेंगे कि एनडीए प्लस को 124 से 126 के बीच में ही रुकना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पहले ही अपने सर्वेक्षण में बता दिया था, अपने एग्जिट पोल में बता दिया था। इसी तरह महागठबंधन को 110 से 115 के बीच में ही रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर से मौका आएगा कि अगर एनडीए गया नहीं मिल रहा है नहीं, वो बताया आ रही है, कहीं जश्न कहीं इंतजार। बिहार में रुझानों में बाजी लगातार यहां पर पलटती नजर आ रही है। महागठबंधन अपनी बढ़त रही है जो सामने आ रही है, जैसा कि हमारे बिल्कुल मधुशील जी, किस तरीके के रुझान इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? कहीं पर इंतजार तो कहीं पर जश्न मनाया जा रहा है। मधुशील जी, देखिए अभी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर जो हमारे संवाददाता शशांक दिखा रहे थे, तो वहाँ जश्न का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सुशील मोदी पहले से बैठे हुए थे नीतीश कुमार के साथ, और कई कदावर नेता भारतीय जनता पार्टी के सीएम आवास एक अन्य मार्ग जो है वो पहुंच गए हैं, और उनसे वो अब आगे की रणनीति पर, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन को ये लग रहा है कि वो बहुमत के करीब हैं या वो आंकड़ा जुटा लेंगे अगर दो एक विधायकों की संख्या कम हुई तो। अब इस पर बात एनडीए खेमे में हो रही है, इसलिए वहाँ जश्न का माहौल है। लेकिन आरजेडी खेमे में या महागठबंधन खेमे की बात अगर कर लें तो वहाँ जश्न का माहौल इस वजह से, वहाँ भी ऐसा नहीं है कि उदासी और मायूसी छाई हुई है, कि उनको अंतिम समय तक ये लग रहा है कि चूंकि कीन कॉन्टेस्ट का मामला चल रहा है, 5 सीटों का फर्क है, कभी कभी 7 सीटों पे फर्क का अंतर आ रहा है, तो वहाँ उस खेमे भी ये लग रहा है कि हो सकता है कि कोई मिरेकल हो जाए, या चूंकि परिणाम तो भी कई सीटों के आने बाकी हैं तो वो उनके पक्ष में आ जाए। मैं अभी सीधा जुड़ूंगा, चूंकि उनका जवाब ये कंक्लूड नहीं कर पाए थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी। प्रशांत जी, जो इस तरह के जो परिणाम सामने दिख रहे हैं, हम लोग एक सर्वे की बात कर ले, मैं वीआईपी न्यूज़ के सर्वे की बात या एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोगों ने तो ज़मीनी हकीकत को दिखाने का काम किया है दर्शकों को भी, और सुदूरवर्ती प्रदेश केवल बिहार की जनता को नहीं, बाकी जहाँ जहाँ हमारी रीच है वहाँ के दर्शक ये देख रहे होंगे। मैं बाकी लोगों के आकलन की बात करता हूँ कि जो जनता के बीच संशय और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा की है कि महागठबंधन 180 सीटों पे जा रहा है, किसी एग्जिट पोल में 160, 135, लेकिन वो दिखा नहीं। आखिर उनके आकलन करने का तरीका और आपने जो मतलब वीआईपी न्यूज़ की टीम ने जो आपके नेतृत्व में किया आकलन, उसमें क्या फ़र्क है कि एक सर्वे पूरा का पूरा सर्वे और एग्जिट पोल सच के काफ़ी दूर, कोसों दूर चला गया, और केवल वीआईपी न्यूज़ की टीम का सर्वे सच के करीब दिखा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जमीन पर कौन जाते हैं। जो जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो कुछ ही सैंपल कलेक्ट करती हैं। जैसे किसी इलाके में वो जाते हैं, जैसे पटना शहर में उन्होंने अगर सैंपल कलेक्ट किया है तो महज 100 लोगों से उन्होंने किया है, वो भी किसी खास इलाके में किया है, और उससे अगर आप पूरे पटना के मतदाताओं के बारे में जताना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, वो संभव नहीं हो सकता है मधुर जी। और अमित जी, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सच्चाई यह है कि आप जब तक जमीन पर नहीं जाएंगे, जो रियल वोटर है, अमित जी आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत हुआ था दिन में जब हम आपसे बात कर रहे थे कि आप किसी बुद्धिजीवी से जाकर बात करेंगे तो उनकी अपने थॉट होंगे, लेकिन जो रियल वोटर है, जो रिक्शा पुलर है, जो ठेला पुलर है, जो सड़क के किनारे कुछ ये खोमचे लगा के कुछ बेच रही है महिला, उससे जब आप बात करेंगे तो आपको जमीनी हकीकत से रूबरू आप हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि बताना चाहूंगा
कि हम लोगों ने सर्वे जो हमारा जो महा सर्वे हुआ था वीआईपी न्यूज का 72 लाख लोगों का सैंपलिंग हम लोगों ने किया था ग्रास रूट पे जा करके, जिसकी बात हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रहे थे। और लगभग 52 लाख लोगों का हम लोगों ने एग्जिट पोल, चूंकि उसमें कम वक्त होता है तो बहुत ज़्यादा सैंपलिंग नहीं हो सकती, फिर भी 52 लाख का सैंपलिंग बहुत ज़्यादा होता है। चूँकि हमारा जो नेटवर्क है वो प्रखंड स्तर पर है, और इसलिए हम अमित जी से जानना चाहेंगे कि आपने भी चर्चा में बताया था कि आप लोग ये दिखा रहे, 2 दिन पहले अमित जी से मेरी बात हुई थी, 7 तारीख को हम लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया था, और 2 दिन पहले हमारी इस पर इनसे चर्चा हुई थी कि तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल इस तरह से जा रहे हैं और आप लोग ऐसा दिखा रहे हैं। आप लोग अकेला, आप लोग का ये सर्वे है या एग्जिट पोल है जो एनडीए को बढ़ता हुआ दिखा रहा है, सरकार बनाता हुआ दिखा रहा है। इन्होंने खुद भी एक एग्जिट पोल किया था, वो संजोग से वो इनका और ये वीआईपी न्यूज का दोनों मेल खाता हुआ मिल गया। चूंकि ये भी चुनाव विश्लेषक हैं तो अपने हिसाब से वो कर रहे थे। सर क्या लगा, आपका जो एग्जिट पोल था खुद आपने किया हुआ था, वो और वो जो आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था, ये दोनों एक जैसे हो गए, और बाकी लोगों का जो सर्वे था आपने आपका शैली और आपका तरीका क्या था? देखिए, बाकी जो चैनल्स एग्जिट पोल दिखा रहे थे उस दिन चुनाव संपन्न होने के बाद, तो चैनल्स के एग्जिट पोल का आधार क्या है? एग्जिट पोल में वो एक सैंपलिंग करते हैं, वो एक खास वोटरों का सैंपलिंग करते हैं, लेकिन समूह में एक खास वोटर ही होते हैं, खास वर्ग के वोटर होते हैं, या खास डिफरेंट वर्ग में आप जाएंगे, डिफरेंट लोगों से बातें करेंगे, तो कम से कम 100 में से 30 लोगों से जब तक सैंपलिंग नहीं करेंगे, आपकी एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे सवाल यूं ही उठता रहेगा। अब 7 तारीख को मेरी बात आपसे हुई थी, सीटों के रुझान के बारे में हम दोनों आदमी आपस में एक डिस्कशन किए थे। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि वीआईपी न्यूज़ का जो ये एग्जिट पोल है, ये तकरीबन एकदम सटीक बैठेगा। चुनाव परिणाम आने दीजिए, हम लोग बैठ के उस पर डिस्कस करेंगे, और वही हुआ। मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ, आपके चैनल को, वीआईपी न्यूज़ को। बिहार झारखंड में आप लोगों ने इस तरह से एक एग्रेसिव तरीके से कदम रखा है। चुनाव में जगह जगह जाके विधानसभा वाइज लोगों से मिले, दूरस्थ इलाके में आप लोग गए। ये सब इन सबों का परिणाम है कि एग्जिट पोल आपने इतने सटीक तरीके से जनता के सामने पेश किया। और ये जो नेशनल चैनल्स हैं, ये किसी न किसी एजेंसी पे आधारित होते हैं। आप देखेंगे तो ये लोग हायर करते हैं, किसी न किसी आउटसोर्सिंग करते हैं, किसी न किसी सामाजिक संगठन को ये लोग हायर करते हैं, कोई एनजीओ को हायर करते हैं। तो उनके जो रिजल्ट आते हैं या उनके जो परिणाम आते हैं, जो विश्लेषण उन लोगों के थ्रू होती है। आप वापस चले जाइए 2015 के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को यही बड़े चैनल दावे कर रहे थे 160 सीट, 165 सीट, और उलट में जदयू और आरजेडी के गठबंधन को ये लोग दिखा रहे थे 60, 70, 75। परिणाम क्या था? सीधे आप विपरीत देखे परिणाम क्या आया। कमोबेश वही कुछ यहाँ भी देखने को मिला। इसलिए एग्जिट पोल की विश्वसनीयता चुनाव दर चुनाव धीरे धीरे कम होते जा रही है। लोगों में, बड़े नेताओं में, सामाजिक संगठनों में अब इसकी कोई बड़ी अहमियत रह नहीं गई है। उस बीच अगर वीआईपी न्यूज़ ने इस तरह की एग्जिट पोल लोगों के सामने लाया, और वो एग्जिट पोल आप भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और जो बड़ी पार्टियां हैं प्रदेश में, उनको छोड़े आपने छोटी पार्टियों का भी एक बड़ा सटीक आकलन किया। ये देखने और गौर करने लायक है। तो ये एग्जिट पोल के जो तरीके हैं, आप सीतामढ़ी गए, बिहार के इंटीरियर में गए, किसी पटना लोकसभा के अंतर्गत जो विधानसभा में गए, उसके भी आप ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा घूमे, तो इससे सीधा अब समझ में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर का मन मिजाज और शहरी क्षेत्रों के वोटर का मन मिजाज, और दोनों के वोटिंग करने का जो ट्रेंड है, दोनों के वोटिंग करने का जो संख्या है, उसमें काफ़ी अंतर रहता है।
और एग्जिट पोल इन सब चीज़ों पे से डिपेंड करता है। लेकिन आपने कहा कि एग्जिट पोल से लोगों का विश्वास घट रहा है, लेकिन वीआईपी न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है वो सच के करीब है, और लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल एक सैंपलिंग मात्र होता है, एक ट्रेंड, एक अनुमान, पूर्वानुमान होता है बस। और इस पूर्वानुमान के हिसाब से अगर बात करें तो जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो पूर्वानुमान सटीक दिखता है। कंचन, देखा जाए तो लगातार बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें भी हमने देखी। साथ ही साथ अगर बात करेंगे यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर एक खुशी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी भी यहाँ अपने अंदर एक विश्वास लेकर बैठी है कि नहीं, जीत यहाँ पर कभी भी हमारी हो सकती है। लेकिन रुझान जो है वो लगातार सामने है और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मधुर जी, जरूर जो कि वीआईपी न्यूज़ का ये आकलन था, या जो ट्रेंड अभी आ रहा है सामने, वो सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि एनडीए अभी भी बढ़त बनाए हुए है। और जो सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए, 122 का जो नंबर गेम है, वो उसके करीब होती जा रही है। और आपने देखा होगा कि अब लगभग 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो मतों की गिनती का अधिकांश पार्ट जो है वो पूरा हो चुका है। अब जो रुझान थोड़े बहुत रह गए हैं उसमें भी मार्जिन बहुत कम का है, कभी भी कोई भी गठबंधन किसी को बीट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये परिदृश्य बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन होने की संभावना कंचन कहीं से भी नहीं दिखती। लेकिन अभी भी चूंकि जो चुनाव लड़ता है, जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े होते हैं, या जो गठबंधन जो देख रहे हैं कि हमारा वो जादुई आंकड़ा 5 सीटों को लेकर के काफ़ी मतलब 5 सीटों के लिए वो जादुई आंकड़ा हम ये पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि वो अंतिम समय तक एक उम्मीद लगी रहती है, कार्यकर्ताओं की भी, नेताओं की भी उम्मीद वो लगाए रहते हैं कि शायद वो आंकड़ा मिल जाए, वो शायद आंकड़ा उस आंकड़े तक वो पहुंच जाए। और अगर ऐसी स्थिति में कि अगर दोनों 100 इस तरह की संख्या पे आ जाएं, तो उनको निर्दलीय या जो अन्य जिस कॉलम में आपने देखा है कि वो चल रहा है, उनका सहयोग लेना पड़ सकता है। जैसे एनडीए के लिए खास करके बीजेपी को भरोसा है कि एलजेपी का समर्थन उनको मिल जाएगा, उसी तरह से महागठबंधन के नेताओं की भी निगाह कहीं न कहीं ऐसे छोटे दल के नेताओं पर, ओवैसी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है, सीट वो जीत चुके हैं, तो वो भी एक निर्णायक भूमिका में। ऐसी स्थिति में जब कीन कॉन्टेस्ट होता है, जब बराबरी पर मामला आकर के फंसता है, तो ऐसी स्थिति में निगाहें छोटे दलों पर या निर्दलीय उम्मीदवारों पर चली जाती है, जो जीत करके जो आते हैं निर्दलीय उम्मीदवार, उन पर चली जाती है कि वो अब उनको सहयोग करे। तो इस पर अब डोरे डालने की, इसलिए देखिए कि महागठबंधन खेमे में भी बैठकों का दौर जारी है, एनडीए के खेमे में बैठकों का दौर जारी हो गया है। तो ये लगता है राजनीतिक प्रेक्षकों को भी जब लग रहा है इस तरह की बात, तो जो इस तरह के रणनीति में जो लगे रहते हैं पार्टी के नेता, राजनेता, तो उनको ये महसूस हो, ये पहले से आभास होता है, और इसलिए तमाम जो खेमे हैं वो अपनी अपनी बनाने में जुट गए हैं। क्योंकि अगर यही रुझान, जो परिणाम के साथ ये रुझान है, सुबह तक तो केवल रुझान था, दोपहर तक केवल रुझान था, लेकिन अब ये जो संख्या दिख रही है परिणाम के साथ रुझान है। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो किस तरह से सरकार बढ़िया स्थिति में, मजबूत स्थिति में बनाने की कवायद और कोशिश होगी, उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। हम अमित जी से जानना चाहेंगे कि ये अगर जो ये अभी दृश्य दिख रहा है कि जिस तरह से एनडीए बढ़त बनाए हुए है, तो क्या लगता है कि आपको जो स्थिति बनती दिख रही है, किस तरह से अगर मान लीजिए कि 119 पर आकर के मामला रुक जाता है, उस स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए, चुनाव परिणाम को देखते हुए तो आप आकलन लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एक मत दिया है। लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के जनता दल यूनाइटेड वर्सेज अगर आप ये थे तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव को लोगों ने बिल्कुल ही नहीं नकारा है। उन्हें लोगों ने मत दिया है, उन्हें कहीं ना कहीं लोगों ने उन पर भरोसा किया है।
अब उनकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, वो 70 सीटों पे चुनाव, अब उसकी आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस, वो 20 सीटों से नीचे पे ट्रेंड कर रही है। तो कहने का मतलब कि आप राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की राजनीति की दूरी में से अलग करने में फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। जब भाजपा जदयू मिलकर चुनाव लड़े तो भी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल अगर जब भाजपा जदयू मिलके चुनाव लड़े तो भी इस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल अगर 75 सीट 80 सीट पे पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी थी। जनता दल यूनाइटेड एनडीए की एक पार्ट है और वो भी जो सीटें जीतते हुए नजर आ रही है, मेरे आकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उनको बढ़त दिलाई, उनको सीट जीतने में कामयाबी दिलाई है। और आपका जो प्रश्न है कि 119 सीटों पे अगर दोनों पार्टी आगे टिकती है तो ये बिहार के चुनाव में ये पहली बार इस तरह की वोटिंग देखने को मिलेगी कि दोनों गठबंधन के सीटें जो हैं समान जगह पे जाके टाई अप हो जाए या फिर 1-2 सीटों के अंतर पे रहे। तो अन्य पार्टियों की जो छोटे छोटे दल हैं, कुछ दलों की सीटें दिख रही है। हालांकि मुझे लोजपा की पे पहले चैनल के माध्यम से दिख रहा था 4-5 सीट और कम होते होते अब 1 सीट पे दिख रहा है। अन्य लोग भी कुछ पार्टियां 0 पे हैं, आरएलएसपी भी 0 पे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको आप एक तरह से हंग असेंबली मान सकते हैं। फिर जो अन्य हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं, वो महागठबंधन में जा सकते हैं, वो एनडीए में जा सकते हैं। तो इस पे फिर वही प्रश्न उठता है कि कौन किस पे भारी। तो ये मंथन तो भविष्य बताएगा कि कौन किसके साथ जाएगा, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल जो जनता का मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और आरजेडी के वर्सेस आरजेडी वोटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों लड़ाई में आपस में जहां भी कंटेस्ट में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी आरजेडी है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटों पे जीतते हुए नजर आई है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी है और जदयू की है वहीं पे आपको जदयू की सीटों का आकलन, अब एक सीटों का आकलन करके आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जनता दल यूनाइटेड वर्सेस आरजेडी जहां जहां रहा है, आरजेडी ने जनता दल यूनाइटेड को भारी मतों से हराया। वो तो स्थितियां तभी तय हो गई थी जबकि एलजेपी ने तय किया था कि वही कैंडिडेट देना है जहां पर कि जदयू के कैंडिडेट हो। भारतीय जनता पार्टी के जहां कैंडिडेट रहेंगे वहां उनके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे। कुल मिलाकर के अगर देखें तो राजद अपनी स्थिति, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी स्थिति बचाने में सफल रही है, ये माना जा सकता है। क्योंकि जो उनकी सीटें थी 2015 में, जब वो जदयू के साथ, मतलब आरजेडी के उम्मीदवारों ने या आरजेडी के नेताओं ने ये बता दिया है कि जदयू के साथ वो रहे न रहें, उनकी जो अपनी पकड़ है मतदाताओं के बीच, जनता के बीच, वो बरकरार है। क्योंकि अगर 80 सीटों तक वो पहले आए थे जब जदयू का साथ उनको मिला था, और जदयू के साथ जब वो 2015 में चुनावी मैदान में आए थे, तो जितनी सीटें आई थी उनको राजद लार्जेस्ट पार्टी के रूप में तब भी था, और अभी भी जो परिणाम सामने दिख रहे हैं वो लार्जेस्ट पार्टी या तो भारतीय जनता पार्टी होगी या तो वो उसके करीब रहेंगे, या लार्जेस्ट पार्टी राजद बन सकती है। क्योंकि दोनों के बीच 2-3 सीटों का केवल 2-3 मतलब सीटों का आगे पीछे उलटफेर होता दिख रहा है। अंतिम परिणाम आने तक भी यही रुझान बना रहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो सीटें हैं वो ऐसा नहीं है कि अब किसी को 140 और 35 सीटें आने वाली हैं, और क्योंकि जो परिदृश्य अब सामने आ गए हैं, अधिकांश मतों की गिनती पूरी हो चुकी है। परिणाम को केवल जो ये सर्टिफिकेट जो जारी किए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा कैंडिडेट्स को, जीते हुए कैंडिडेट्स को, वो मिलने बाकी रह गए हैं। 5-10 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां पर कि ज़्यादा मतदाता थे, जहां 52 राउंड में या 35 राउंड से ज़्यादा में गिनती होनी है, वहां के परिणाम सामने आने बाकी रह गए हैं। बस उन्हीं सीटों के केवल रुझान अभी मिल रहे हैं आपको कंसर्न, बाकी सीटों के लगभग परिणाम आ गए हैं। केवल इस पर आयोग की मुहर लगनी, अधिकारी की मुहर लगनी बाकी रह गई है। तो ये स्थिति
है, राजनीतिक समीकरण है, तमाम तरह के समीकरण और रणनीति है, लेकिन यह परिणाम आएगा, इस तरह का आकलन खुद राजनेताओं को भी नहीं होगा कि कैसे ये परिणाम आया, क्योंकि सारे लोग पूर्ण बहुमत में आने का हर गठबंधन दावा कर रहा था। सीएम उम्मीदवार के 5-5 कैंडिडेट थे, पप्पू यादव से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के तमाम जो नेता थे, वो जो गठबंधन के नेता थे, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव थे, एनडीए के नेता नीतीश कुमार का चेहरा आगे कर करके एनडीए चुनाव लड़ रहा था। तो ये तमाम चेहरे सामने आए थे, वो बतौर सीएम प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन कई लोगों का रालोसपा, जाप या कई और अन्य जो सीएम बनने का ख्वाब वो संजोए हुए थे, उनका खाता भी नहीं खुल सका। तो ये एक विडंबना है। और अब जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है, अब दोनों तरफ से सरकार बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो अंतिम परिणाम, जिस पर कि आयोग की मुहर लगने के बाद जो अंतिम परिणाम सामने आता है, वो किसके पक्ष में किस रूप में आता है, तब उसमें रस्साकसी कितनी होती है। अगर पूर्ण बहुमत एनडीए गठबंधन को खेमे को आ जाता है, तो फिर एनडीए खेमे को ये देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी जिस मंशा के साथ इस बार चुनाव में आई थी कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी खुद होगी और नीतीश कुमार को केंद्र में ले जा करके यहाँ मतलब छोटे भाई की भूमिका न दे करके, क्योंकि बड़ा जो एक बार हो जाता है वो छोटा शायद बनना पसंद न करे, तो उनको केंद्र में कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र की तर्ज पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार चलाने की मंशा रखती है। उसके कई नेता इस दबी जुबान से ही सही या खुलकर के सही इस बात को बोलते दिखे हैं, और जिस उनकी राजनीतिक स्थिति का इंतजार था उनको कि सदन में उनके सदस्यों की संख्या जदयू के सदस्यों से ज़्यादा रहे, वो सदन में इस बार की स्थिति बनती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी जदयू से ज़्यादा, यूँ कह ले कि सीधे डबल सीटों पर वो जीतती नजर आ रही है। इसलिए इस बार वो एक डिमांड रख सकती है, अगर सिर्फ नेतृत्व के लोग इस बात को बोले ना बोले, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं या प्रांतीय स्तर के नेता हैं, वो कल से वो बोलना शुरू कर सकते हैं। आज देर शाम से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। चलिए मधुशील जी, इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आप बताते चले, यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि वीआईपी न्यूज की एक यहाँ पर बड़ी खबर पर नजर, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहुमत के जादुई आंकड़े से कुछ ही सीट दूर है एनडीए, महागठबंधन भी दे रहा है कड़ी टक्कर। तो बिहार में एनडीए जीत के करीब, नीतीश के आवास पर जुटने लगे नेता। लगातार एक अपडेट पर वीआईपी न्यूज की पैनी नजर लगातार टेली के जरिए आपको दिखा रहे हैं कितनी सीटें किसके पास। आपको बताते चले कि एनडीए के पास लगभग यहाँ पर 126 सीटें हैं और महागठबंधन के पास लगभग 112 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी 72, जेडीयू 43, राजद 76, कांग्रेस 20 और अन्य 4 सीटों पर यहां आगे चल रही है। हसनपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीत चुके हैं। इमामगंज से हम प्रत्याशी जीतन राम मांझी जीत चुके हैं। उजियारपुर से आरजेडी प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता जीत चुके हैं। वहीं जहानाबाद से जेडीयू प्रत्याशी कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा हार चुके हैं। लगातार एक अपडेट पर वीआईपी न्यूज की पैनी नजर, लगातार टेली के जरिए नजर आप बनाए रखिए टेली पर। लगातार एक सीट का अपडेट वीआईपी न्यूज आपको दे रहा है। सबसे सटीक महा एग्जिट पोल वीआईपी न्यूज ने दिखाए थे। हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के वरिष्ठ संपादक मधुशील जी भी जुड़े हुए हैं। मधुर जी, बहुमत के जादुई आंकड़े से कुछ ही सीट दूर है एनडीए, महागठबंधन एक तरफ कड़ी टक्कर यहां पर दे रहा है, लेकिन हकीकत यही कि जादुई आंकड़े से कुछ ही सीट यहां पर दूर एनडीए खड़ी नजर आ रही है। वक्त बहुत कम रह गया है और कुछ ही देर में पूरी तस्वीर भी खुलकर सबके सामने आने वाली है। मधुर जी, बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तरह से ये परिणाम अभी सामने दिख रहे हैं और जो रुझान सामने दिख रहे हैं, आपने ठीक कहा कि थोड़ी दूर के फासले पे एनडीए खड़ा है, लेकिन जो महागठबंधन है वो भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं खड़ा है। वो
मतलब पीछा कर रहा है। अब ये देखना होगा, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है। आपने खुद ही कहा, दर्शकों से बताया कि वक्त कम है और बहुत चंद मतलब लम्हे में, बहुत कम थोड़े समय में ये तय हो जाएगा कि आखिर उस जादुई आंकड़े तक कौन पहुंच सकता है। मतलब रेस अगर कह लें इसको, तो रेस एकदम अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचने वाला है, चरम पर पहुंचने वाला है। हम अमित जी से जानना चाहेंगे, जो हमारे चुनाव विश्लेषक हैं, कि अमित जी किस तरह से और किस अब जो स्थितियां बनती दिख रही हैं, किस स्थिति से और किस परिस्थिति में आप ये देखेंगे कि जो अभी मौजूदा जो परिणाम या रुझान हम लोग दिन भर ये चर्चा में शामिल रहे हैं, जो देख रहे हैं अभी फिलवक्त, उस स्थिति की अगर बात करें तो तमाम जो स्थितियां हैं उसके लिहाज से अगर आप देखें तो अब क्या कुछ कोशिश होगी जो इस तरह से अभी की जो स्थिति है, मौजूदा जो स्थिति है, उसमें जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आती है, क्या कुछ अंदर खाने में चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नेता मानेगी? उसके जो विधायक जीत करके आ रहे हैं वो स्वीकार कर लेंगे? और एलजेपी की क्या भूमिका हो सकती है? इन तमाम चीज़ों पर हम अभी चर्चा करेंगे अमित जी से कि किस तरह से अभी जो मौजूदा जो स्थिति है, अब चूंकि सरकार बनाने की एनडीए की कोशिश जो चल रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा उनको नेता चुनेगी? चूंकि लार्जेस्ट पार्टी, उनसे ज़्यादा संख्या में लार्जेस्ट पार्टी बने ना बने, हो सकता है कि राजद लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, लेकिन जदयू से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आती दिख रही है। ऐसी स्थिति में क्या फिर से मौका देगी बीजेपी उनको? देखिए मधुर जी, राजनीति में आंकड़े और नंबर का, लोकतंत्र में आपको जितनी सीटें जीतते हैं और उसका एक आंकड़ा जो होता है उसके मायने रखते हैं। अभी आप रुझानों से देख रहे हैं, तकरीबन जनता एनडीए की बात करें तो जदयू से लगभग डबल सीट भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है, और मुझे नहीं लगता कि उस सीटों में कोई ज़्यादा अंतर घटने वाली है, सीटें बढ़ने ही वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में नैतिकता तो यही कहता है कि जनता दल यूनाइटेड के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनको मुख्यमंत्री का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक नई और एक अलग तरीके की नई सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बननी चाहिए, क्योंकि 35 सीट जनता दल यूनाइटेड को आते हुए 40 सीट 35 सीट के आसपास जनता दल यूनाइटेड का फाइनल फिगर मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँचे, और वहीं उलट में आप भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं 75 सीटों से आगे। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो आंकड़ों का खेल है, जो गणित बता रहा है, वो भाजपा के पक्ष में 2-4 सीटें आगे पीछे नहीं है, बल्कि लगभग डबल का आंकड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जो 110-15 सीटों पे चुनाव लड़ा हो पार्टी और उसकी 35-40 सीटें आई हो, तो इससे एक जनता का मैसेज है कि मैंने इनके पक्ष में मतदान नहीं किया। लेकिन गठबंधन धर्म का पालन नीतीश कुमार ने 2015 में भी नहीं किया था। तेजस्वी के साथ, उनके पार्टी राजद के साथ महागठबंधन में वो जीते थे, वो लड़े थे चुनाव और जीते थे। उनकी पार्टी तब भी आरजेडी की तुलना में कम सीटों पर थी। जब उस समय उन्होंने नैतिकता नहीं दिखाई, आरजेडी को या राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं माना, खुद मुख्यमंत्री बने। और इससे पहले भी 2005 के चुनाव की बात कर ले, 2010 के चुनाव की बात कर ले, लगभग बराबरी की स्थिति में जदयू भारतीय जनता पार्टी रहा करती थी। तो उस वक्त भी नीतीश कुमार ने कभी मौका नहीं दिया, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को ही नेता मान करके बिहार में चुनाव लड़ती रही थी। इस बार चूंकि महाराष्ट्र सामने है और वहां आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर शिवसेना की जिद पूरी नहीं की तो शिवसेना 25 वर्षों की दोस्ती छोड़ करके एनसीपी, दूर विरोधी कांग्रेस, जिसके विरोध पर शिवसेना का गठन बाला साहब ठाकरे ने किया था, उनके साथ मिलकर के वो सरकार वहां चला रहे हैं महाराष्ट्र में। तो क्या
अब बदली हुई परिस्थितियों में जब नीतीश के कद को भारतीय जनता पार्टी छोटा करने की कोशिश करेगी, नेतृत्व उनके हाथ में नहीं देगी, तो क्या फिर एक बार यहाँ की राजनीति महाराष्ट्र की तर्ज पर जाएगी? क्या राजद जदयू के साथ फिर से एक गठबंधन देखने को मिलेगा? उस समय चुनाव पूर्व था, इस बार चुनाव के बाद का गठबंधन देखने को मिल सकता है। देखिए मधुरशीली, ऐसी परिस्थिति एक बार बिहार में हो गई, ऐसी परिस्थिति बिहार में एक बार हो चुकी है और उसके नायक नीतीश कुमार ही थे। अब दूसरी बार फिर नीतीश कुमार फिर ऐसी परिस्थिति को बिहार में डेवलप करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की परिस्थिति में वो इस बार कामयाब हो पाएंगे। एनडीए में टूट करके फिर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलके एक नई सरकार बनाए, शिवसेना और एनसीपी के तर्ज पे। तो बिहार की जो स्थिति अभी जो रुझान है उसमें मुझे ये बिल्कुल ही नामुमकिन सा लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कंचन कई ऑप्शंस हैं। अगर वो नीतीश कुमार के लिए पहले से वो तय कर चुके हैं कि क्या करना है। मार्च में वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जो हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। हो सकता है कि नीतीश कुमार को इस बहाने वहाँ उपराष्ट्रपति पद पर बिठाए जाने का ऑफर दे भारतीय जनता पार्टी, या केंद्र में मोदी कैबिनेट में कोई सम्मानित मंत्री पद दे, बढ़िया मंत्रालय दे, जिसमें पहले भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, तमाम मंत्रालयों को में उन्होंने काम किया हुआ है बतौर कैबिनेट मंत्री नीतीश कुमार। तो एक तो वो हो सकता है कि आप अपनी पूर्व स्थिति में आ जाइए केंद्रीय मंत्रिमंडल में, या फिर मार्च तक भी इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये भी कर सकती है कि तत्काल कुछ परिवर्तन ना करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते और मार्च में ये ऑफर उनके पास रखते। तो ये तमाम तरह की स्थितियां बनी हुई है, परिस्थितियां बनी हुई है, दूरगामी योजनाएं बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार मार्च तक का इंतजार करते हैं या खुद बीजेपी को ये कहते हैं कि भाई अब बहुत दिन तक समर्थन लिया, अब मेरी पार्टी आपको समर्थन देगी, आप अपना नेता चुनिए, सरकार बनाइए। तो ये तमाम तरह के ऑप्शंस खुले हुए हैं और राजनीति में चूंकि चुनाव पूर्व गठबंधन टूट जाते हैं सरकार बनाने के लिए और चुनाव के बाद नए गठबंधन हो जाते हैं धूर विरोधियों के साथ। कई ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने है। बिहार में जिस तरह से एनडीए का दामन छोड़ करके नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जा मिले थे, फिर दोबारा आ गए एनडीए में, उसी तरह से महाराष्ट्र में आप देख लें कि रोज एक दूसरे को गालियां देने वाले, आलोचना करने वाले, वर्षों तक राजनीतिक दुश्मनी, व्यक्तिगत दुश्मनी की बात नहीं, राजनीतिक दुश्मनी वर्षों तक निभाने वाले कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार जब कांग्रेस में थे तब वो शिवसेना के खिलाफ हुआ करते थे। जब शरद पवार ने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई तब वो शिवसेना के खिलाफ हुआ करते थे। लेकिन आज वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री मान करके महाराष्ट्र की सत्ता का संचालन करवा रहे हैं बैकडोर से। तो ये और सीधे तौर पे वो सरकार में उनकी पार्टी शामिल है, वहाँ कांग्रेस शामिल है वहाँ सरकार में। तो अब ये देखना होगा कि बिहार की स्थिति क्या इस तरह की हो सकती है जब वैचारिक भिन्नता, वैचारिक जो विरोधाभास की बात होती है वो अब राजनीति में नहीं देखी जाती। कल तक अनंत सिंह जैसे लोग जदयू के हुआ करते थे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़कर आज आरजेडी में। तो ये पाला बदलने का खेल सियासी जो एक व्यक्ति विशेष करता है, कभी कांग्रेस में टिकट ना, अभी जैसे देखिए इसी चुनाव में दिनारा से चुनाव हारे राजेंद्र सिंह, एलजेपी ने उनको टिकट दिया था, वो संघ के प्रचारक रहे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे। मतलब ये उनका परिचय बताने की जरूरत इसलिए है यहाँ कि जिसके अंदर एक दूसरी विचारधारा बाल्यकाल से लेकर के इस अवस्था तक रही और टिकट कटने के बाद वो टिकट पार्टी ने नहीं काटा बल्कि सीट शेयरिंग में उनकी सीट, दिनारा की सीट जदयू के खाते में चली गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन उनको अब केंद्रीय नेतृत्व का इशारा या खुद की प्रेरणा की वो टिकट चुनाव लड़ना है, वो एलजेपी का दामन थामे और जीत की पूरी संभावना रहते हुए चुनाव हार गए। तो राजनीति में सब कुछ हो सकता है। उषा विद्यार्थी शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिया, वो एलजेपी का दामन थाम ली। रामेश्वर चौरसिया बीजेपी से 3 बार के विधायक नोखा विधानसभा क्षेत्र से,
पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनकी सीट जदयू के उसमें चली गई, खाते में चली गई सीट शेयरिंग में। चूंकि 2015 में जो गठबंधन बना था इनका, उसकी वजह से सारे समीकरण बदल गए थे। तो ऐसे ऐसे नेता जो पार्टी के रणनीतिकार रह चुके हैं, यूपी जैसे राज्य के रामेश्वर चौरसिया प्रभारी रहे, राष्ट्रीय मंत्री रहे पार्टी के, और वैसे वैसे लोग पार्टी टिकट नहीं मिलने से वो पाला बदल लिए। तो ऐसा ये मानना, जैसे कि अमित जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि नीतीश जी ऐसा नहीं करेंगे या भारतीय जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी आरजेडी का समर्थन ले सकती है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि राजनीति में दोस्ती दुश्मनी अस्थायी या अस्थावर नहीं होती, बल्कि अवसर और मौके की नजाकत को भांपते हुए लोग दोस्त बनाते हैं और लोग दुश्मनी बढ़ाते हैं। तो वो अभी बिहार के जो मौजूदा जो परिणाम या रुझान कंचन आ रहे हैं, वो ये देखने वाली बात होगी कि अगर यही ट्रेंड बना रहा और ऐसी स्थिति पर आकर के वो जादुई आंकड़े से पहुंचने से 2-1 नंबर गेम इधर उधर हुआ, तो फिर एनडीए गठबंधन हो या चाहे महागठबंधन हो, सभी इस कोशिश में होंगे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश की घटना से बचना चाहती थी। उसने पहले ही अपने जो विधायक थे, जो उनके विधायक जीते हुए हैं, वहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक अविनाश पांडे, सुरजेवाला, झारखंड के नेता तमाम आकर के अपने विधायकों के संपर्क में आ गए, ताकि तोड़ फोड़ की अगर शुरुआत हो तो कम से कम उनके विधायक उस हॉर्स ट्रेडिंग के दायरे में से बचे रहे और उनको वो पार्टी टूटने से बच जाए। क्योंकि संख्या जब जिस पार्टी की कम होती है विधायकों की, उसी में सेंधमारी आसान होता है। दूसरी स्थिति की अगर चर्चा कर ले, जिस परिस्थिति से पूरा राज्य गुनबा, चूंकि भोला प्रसाद यादव कद्दावर नेता थे, हायाघाट से चुनाव बीजेपी से हार गए। अब ऐसी स्थिति में चूंकि वो राजद के रणनीतिकार भी हैं, लालू राबड़ी मतलब परिवार जो है उसके काफ़ी करीबी रहे हैं, तो पिछली बार वो चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव क्षेत्र कुछ दूसरा था। इस बार चुनाव क्षेत्र उन्होंने बदला था,